नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स में हम करने जा रहे हैं सेट 9। अभी तक हम इस 50 आवर्स की सीरीज में 8 सेट कर चुके हैं। जैसा कि आपने देखा, हम पॉलिटी को बहुत होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ हम एमसीक्यूज भी डिस्कस कर रहे हैं। आज हम करेंगे पॉलिटी के बचे हुए पार्ट्स और आज पॉलिटी का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट में आपका इकोनॉमी और एमसीक्यूज के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। आप स्टडी आई पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि प्रॉमिस किया है कि जुलाई से अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर्स तो कवर होंगे ही होंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो जनवरी 2020 से जून 2020 तक इंपॉर्टेंट है और इंसिडेंटल हैं इन सब न्यूज पे, तो वो भी हम साथ साथ कवर करते चलेंगे। ये यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, ईपीएफओ जैसे एग्जाम्स के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट और पीडीएफ्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। शुरू करते हैं पॉलिटी का अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो हमें करना वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखो, अभी हाल ही में एक सजेशन दिया गया है कि आप प्रिवेंटिव विजिलेंस पे फोकस करो, पनिटिव विजिलेंस पे नहीं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है सीवीसी पोस्ट मॉर्टम करती है। एक बार जब करप्शन का केस आ जाता है, क्राइम हो जाता है या जो भी इशू है वो हो जाता है, उसके बाद सीवीसी एक्शन में आती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रिवेंटिव विजिलेंस भी करो, कोशिश करो कि करप्शन हो ही ना पाए, इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करो। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में लोगों को ट्रेनिंग दो, लोगों को उनकी कोड ऑफ कंडक्ट से अवगत कराओ, एथिकल ड्यूटी समझाओ। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्कशॉप्स करते रहो, तो जिससे कि लोगों को लगे कि नहीं, करप्शन करने से कोई फायदा नहीं है। तो एक तरह से आप अवेयरनेस जनरेशन करो करप्शन के अगेंस्ट और बिहेवियर चेंज लेके आओ आप इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट सर्वेंट्स में, कि जिससे कि करप्शन ना हो। तो उस अप्रोच को हम कहेंगे प्रिवेंटिव विजिलेंस। प्रिवेंशन में विजिलेंस रखो, बाद में वो सिनेरियो बने ही नहीं। अगर हम सीवीसी की बात करें, सीवीसी एक आप देखेंगे स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। 2003 से इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला हुआ है। 1964 में संथानम कमेटी के जो रिफॉर्म्स की बात की गई थी कमेटी ने, उसमें इसका गठन किया गया था। साथ ही साथ ये विजिलेंस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और वेरियस एजेंसीज की जो इन्वॉल्व हैं डे टू डे गवर्नमेंटल फंक्शंस में। अगर हम आगे बात करें, एक मल्टी मेंबर बॉडी है, एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, साथ ही में 2 विजिलेंस कमिश्नर्स भी बैठते हैं, तो 3 मेंबर की एक कमीशन बनती है। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट 3 मेंबर की कमिटी के रिकमेंडेशन पे अपॉइंटमेंट करते हैं। हम बात करें कौन 3 मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ये तीनों मिलके एक नाम फाइनलाइज करते हैं, वो नाम प्रेसिडेंट को भेजते हैं और इस तरह से प्रेसिडेंट जो है इनको ओथ दिलवा के सर्विस में लेके आते हैं। आगे अगर हम देखें, इंटीग्रिटी पैक्ट एक और टर्म है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि इस समय चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है। इंटीग्रिटी पैक्ट की हम बात करें तो ये भी विजिलेंस कमीशन का ही एक स्टार्ट किया हुआ इनिशिएटिव है। ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बाहर कर रही है, हम इसको देश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सीवीसी ने कहा है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होना चाहिए इंटीग्रिटी पैक्ट का, जो इंश्योर करेगा कि जितनी भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो रही है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स जो निकलते हैं, उसमें कम से कम या उसमें जीरो टॉलरेंस के साथ आप जीरो टॉलरेंस होना चाहिए करप्शन के अगेंस्ट। तो ये इंटीग्रिटी पैक्ट क्या है? ये एक टूल है विजिलेंस का जो एग्रीमेंट कराता है प्रोस्पेक्टिव वेंडर बिडर, मतलब जिसको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जिसको सरकार को सामान सप्लाई करना है, साथ ही साथ जो सरकार है, जो भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, इन लोगों के बीच में एक पैक्ट कराया जाता है, इंटीग्रिटी पैक्ट। दोनों को समझाया जाता है, उस पैक्ट के चलते दोनों में ये चीज इंश्योर की जाती है कि आप इस पूरे प्रोसीजर में, प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर में किसी भी तरह का करप्शन जो है वो नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगर हम आगे देखें, इसको इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स द्वारा, जैसा कि आप देखेंगे कि विजिलेंस के चलते हर डिपार्टमेंट में, हर मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स होते हैं। ये टाइम टू टाइम देखते रहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ठीक से काम कर रही है, करप्शन फ्री होकर काम कर रही है। ये अनइम्पेकेबल इंटीग्रिटी के लोग होते हैं जिनको बोर्ड पे रखा जाता है, जिनका नाम सजेस्ट किया जाता है। अगर हम बात करें इंटीग्रिटी पैक्ट की, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट भी और एक प्रोसेस भी है। ठीक है, इसको लीगल सेटिंग्स में अडॉप्ट किया जाता है और ये हमने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से लिया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वर्ल्ड ओवर, देश भर, दुनिया भर की कंट्रीज को समझाया है कि अगर आपको सरकारी करप्शन कम करना है तो आप इस तरह के इंटीग्रिटी पैक्ट्स को यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में। ये एक एनजीओ है, ठीक है, हम बोलेंगे एक सिविल सोसाइटी है, एक तरह से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या ट्रांस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो अलग अलग देशों में काम करती है। ये बर्लिन की है, ठीक है, तो ये बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर्स है, वहां से ऑपरेट करती है। दुनिया भर में इसकी ब्रांचेस हैं।
इसका काम सिर्फ यही रहता है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से गवर्नेंस जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड सरकारें करती रहे। आइडिया बस यही है कि इसका एंटी करप्शन और क्राइम प्रिवेंशन इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। अगली न्यूज आ रही है लॉ कमीशन की। जैसा कि आपने देखा 22वीं लॉ कमीशन का गठन हो गया। अब लॉ कमीशन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो दोनों ही जवाब है ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ना ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से स्टैब्लिश किया जाता है। अब ये करते क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंप्लीट लॉ रिफॉर्म से सजेशन देती है। इसका काम क्या है, लॉ रिसर्च करना लीगल फील्ड में, सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेस्ट करना किस मैटर पे क्या होना चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पूछना है, उनको लगता है जैसे कि LGBT राइट्स देने चाहिए नहीं देने चाहिए, तो लॉ कमीशन से पूछ लिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे पूछा गया था लॉ कमीशन से कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड हम इंप्लीमेंट कर दें, तो लॉ कमीशन ने कहा कि अभी मत करो, अभी समय नहीं है, रुक जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को सजेशंस देती रहती है। ये जितने भी नए लॉज आते हैं देश में, नए लेजिस्लेशंस आते हैं देश में जो इस तरह के लीगल अफेयर से संबंधित होते हैं या फिर फंडामेंटल राइट से संबंधित होते हैं, वेरियस इस तरह के एस्पेक्ट से संबंधित होते हैं जिनका रिलेशन होता है, उसके लिए गवर्नमेंट इनसे सजेशन लेती रहती है। ये साथ ही साथ स्टडीज भी करती है, रिसर्च भी करती है और जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म में रिफॉर्म लाने की कोशिश भी करती है। ये देखती है कि जुडिशरी में हमारे क्या इश्यूज हैं, कहाँ जुडिशरी में रिफॉर्म लाना चाहिए, कैसे स्पीडी जस्टिस होनी चाहिए, डिस्पोजल केसेस का टाइमली होना चाहिए, साथ ही साथ लो कॉस्ट और फ्री लीगल सर्विसेज देश में होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पे ये अपनी समय समय पे रिपोर्ट देती रहती है। अगर हम टेन्योर की बात करें तो 3 साल का इसका टेन्योर है और 3 साल के बाद रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है। इसको हम एडवाइजरी बॉडी भी मानते हैं, लेकिन इसकी जो एडवाइजेज हैं वो रिकमेंडेशन वो बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी रिकमेंडेशंस और इसकी एडवाइसेज किसी भी तरह से बाइंडिंग नहीं है सरकार के ऊपर। सरकार चाहे तो इनकी रिकमेंडेशंस को, इनकी एडवाइसेस को साइडलाइन करके अपने हिसाब से एक्ट कर सकती है। अगर हम बात करें पहली लॉ कमीशन की, देखो पहली लॉ कमीशन तो ब्रिटिश राज में आई थी, लॉर्ड मैक्यूले उसके चेयरमैन थे। उसी कमीशन की रिपोर्ट के चलते IPC इंडियन पिनल कोड 1860 जो है सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आज भी, उसको उस समय इंप्लीमेंट किया गया था। स्वतंत्र भारत की, इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली लॉ कमीशन सीतलवाड़ कमीशन के नाम से जानी जाती है। MC सीतलवाड़ जो थे वो इसके चेयरमैन थे, जो साथ ही साथ फर्स्ट अटॉर्नी जनरल भी थे इंडिया के। तो याद रखिएगा कि इंडिया की अपनी पहली लॉ कमीशन 1955 में आई थी, तब से 21 कमीशंस आ चुके हैं, 22वीं जो है अब कॉन्स्टिट्यूट हो रही है। कॉम्पोजिशन की बात करें लॉ कमीशन की, 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, एक सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट लीगल अफेयर जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ये भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, और 5 मेंबर से ज्यादा, पार्ट टाइम मेंबर से ज्यादा आप इसमें नहीं रख सकते। तो इस तरह से इसका कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगली न्यूज भी गवर्नेंस से रिलेटेड है, वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो यह पहली चीज याद रखने वाली बात है कि NCRB किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं क्यों न्यूज में था। NCRB ने क्राइम इन इंडिया 2019 की रिपोर्ट को रिलीज किया है। कहा है क्राइम इन इंडिया 2019 की रिपोर्ट को रिलीज किया और बताया है कि देश में क्या हाल है क्राइम का। अगर हम NCRB की बात करें तो 1986 में इसको सेटअप किया गया था। ये एक रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब ये पूरा डेटा बेस रखती है क्राइम्स का और क्रिमिनल का, कि देश में कहाँ क्राइम हुआ था, किस समय हुआ था, कौन क्रिमिनल था, तो पूरा एक रिकॉर्ड रखती है। ये सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड होता है जिससे सारी पुलिस एक्सेस कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ये यूज किया जाता है जिससे कि आगे क्राइम रोके जा सके। ये एस्टैब्लिश हुई थी टंडन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। साथ ही साथ नेशनल पुलिस कमीशन और MHA की टास्क फोर्स ने भी कहा था कि देश में इस तरह की एक इंपॉर्टेंट बॉडी होनी चाहिए जो फेडरल वे में वर्क करे। NCRB से स्टेट पुलिस भी डेटा एक्सेस कर पाए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी डेटा एक्सेस कर पाए, तो एक रिपोजिटरी होनी चाहिए NCRB के फॉर्म में। इसका काम क्या रहता है कि मॉनिटर करती है, कोऑर्डिनेट करती है क्रिमिनल एंड क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क CCTNS प्रोग्राम जो चल रहा है MHA के अंडर, ये पूरा का पूरा मॉनिटर करती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये MHA का पार्ट है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पार्ट है। अगर आप देखेंगे दिल्ली गुड़गांव रोड पे इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये हर साल रिपोर्ट देती रहती है। इसने अभी देखा पहली बार कि किस तरह से
जो कंट्री में क्राइम है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी क्राइम इन इंडिया की जो रिपोर्ट है पिछले काफ़ी समय से आ रही है, एनसीआरबी से काफ़ी लंबे समय से पब्लिश कर रही है। इस बार देखा है कि किस तरह से जो क्राइम्स हैं, वुमेन रिलेटेड क्राइम्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा ये एक्सीडेंटल डेथ, सुसाइड डेथ का डेटा पब्लिश करती है, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स देती है कि किस जेल में कितने लोग बंदी हैं, समय कैदी हैं, फिंगरप्रिंट पे पूरा एक पब्लिकेशन आता है, मिसिंग और वुमेन और चिल्ड्रन जो मिसिंग होते हैं उन पे एक पब्लिकेशन आता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो एक तरह से सेंट्रल एक हाउस है ये इंफॉर्मेशन का, पूरी रिपोजिटरी है। जैसे इंटरनेशनल आप देखते हैं यूएसए में इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस है, यूरोप में इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, तो सेम उसी स्टेट पे ये भी क्रिएट किया गया है। आइडिया सिर्फ यही है कि क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जनरेट करना, साथ ही साथ ये फिंगरप्रिंटिंग के सारे रिकॉर्ड्स भी रखती है। ठीक है, सारे एफपी के रिकॉर्ड्स, लोकल क्रिमिनल, इंटरनेशनल क्रिमिनल, सबके रखे जाते हैं। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को एडवाइस देती है फिंगरप्रिंटिंग के केसेस में। देखो, फिंगरप्रिंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो, एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कहेंगे एविडेंस है किसी भी क्राइम को न्यूट्रलाइज करने में, क्राइम को ट्रैक करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में। तो यहीं पे इसका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसी के साथ साथ हमारे यूपीएससी आईएएस के स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये 50% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। इससे आप वेब और ऐप दोनों से एक्सेस कर सकते हैं। इन कोर्सेज को परचेज कीजिए। 21-22 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आगे देखते हैं मिशन कर्मयोगी के बारे में। आपने देखा मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। ये सिविल सर्विसेज को और बेटर बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ये एक तरह से रूल बेस्ड से रोल बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करेगा। मतलब रूल्स और रोल में क्या फर्क है। रूल्स बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट्स आपने कई बार देखे हैं, जैसा रूल होता है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। रोल बेस्ड मतलब वो ये देखेंगे कि आप किस जगह पे बैठे हैं और आपका रोल क्या जस्टिफाई करता है। ठीक है, अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तो आपके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हैं जिससे आप लोगों का बेनिफिट कर सकें। तो सारी चीजें होंगी। साथ ही साथ एलोकेशन किया जाएगा वर्क का सिविल सर्वेंट्स की कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंग। कई बार देखा है आप सिविल सर्वेंट देखेंगे, कोई डॉक्टर है, ठीक है, एक पहले डॉक्टर थे वे सिविल सर्वेंट बन गए, तो ऑब्वियस ही बात है, कायदा यही कहता है कि अगर आपको मेडिकल या फिर आपको हेल्थ मिनिस्ट्री में बिठाना है तो ऐसे डॉक्टर्स होने ही चाहिए जिन्हें उस चीज़ का ज्ञान है। तो यहाँ पे उन्हीं लोगों को उस तरह की जॉब्स देने की बात कर रहे हैं जिनकी कॉम्पिटेंसी होगी उस पोस्ट पे। साथ ही साथ ऑन साइट लर्निंग, ऑफ साइट लर्निंग दोनों चीज़ें इंश्योर की जाएंगी और ऐसा इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिससे ये लोग जो है ठीक से काम कर सके। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो लिंकिंग होगी ट्रेनिंग की, डेवलपमेंट की, जैसी कॉम्पिटेंसीज होगी कॉम्पिटेंसी डेवलप करने की बात की जाएगी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को भी ट्रांसफॉर्म किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। मतलब जितने भी सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं कंट्री में, उनको इस तरह से किया जाएगा कि वहाँ पे होने वाली ट्रेनिंग फील्ड में होने वाले रिक्वायरमेंट से, फील्ड में आने वाले रिक्वायरमेंट के जैसी हो। कई बार ऐसा होता है ब्यूरोक्रेट्स हमारे ट्रेनिंग लेके आ जाते हैं, सिविल सर्वेंट्स ट्रेनिंग लेके आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि इस ट्रेनिंग का यूज़ क्या करना है, या ट्रेनिंग इतनी ऑब्सोलीट हो जाती है कि वो आज की मॉडर्न डे नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाती, केटर नहीं कर पाती। साथ ही साथ एक कॉमन लर्निंग सिस्टम की बात हो रही है और ई लर्निंग की भी बात हो रही है कि ई लर्निंग पे भी फोकस करना पड़ेगा। अब ये प्रोग्राम जो है ये एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसे आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाएगा, ये सरकार बनाएगी और साथ ही साथ डिजिटल कैपेसिटी डेवलप करेगी, ई लर्निंग कैपेसिटी डेवलप करेगी सिविल सर्वेंट्स के ट्रेन होने की। इसके अलावा आप देखेंगे प्रोबेशन पीरियड, डिप्लॉयमेंट वर्क, असाइनमेंट, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें ओवर द टाइम इसमें इंटीग्रेट की जाएगी। तो मतलब मिशन कर्मयोगी का ये जो आईगॉट प्लेटफॉर्म होगा, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म होगा, ये कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बन जाएगा ट्रेनिंग का, रिक्रूटमेंट का, ट्रांसफर्स का, रिकॉर्ड्स का, तो हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी ओवर द टाइम। प्रोबेशन पीरियड का, कहाँ प्रोबेशन हो रहा है, कितने समय के लिए पोस्टेड हैं, पिछली पोस्टिंग में कहाँ किधर थे, किस पोस्ट पे थे, तो एक पूरा असेसमेंट भी साथ में किया जा सकेगा। अच्छा, एक और चर्चा हुई विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन की। अब एक जगह एक कॉन्वोकेशन चल रहा था, वहां पे आपके वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये जो विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट हम 2014 में जो आया था इसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। देख लेते हैं क्यों विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन की बात फिर से उठी है। देखो, सबसे पहली बात है हम ये समझते हैं कि विसिल ब्लोइंग होता क्या है। लेट अस से आप किसी कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है उस कंपनी में वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आप देख रहे हो उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो दवाइयां बन रही हैं वो नकली हैं, ठीक है, उसमें कुछ मिलावट है या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं कर रही, लेकिन कंपनी अपने उसको बेच रही है, उसको पैकेजिंग कर रही है
नकली लाइसेंस लेके या फिर इस तरह से कि उसको मैनेज करके मार्केट में उतार रही है। टेक्निकली ऐसे इस स्टैंडर्ड की दवाइयां नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है आपकी कंपनी में। आप कंपनी में हो रहे काम की बाहर कंप्लेंट कर सकते हैं, आप मीडिया को बता सकते हैं, आप मिनिस्ट्री को बता सकते हैं, जो भी आप ड्रग कंट्रोलर को बता सकते हैं, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ये सारी बातें बता सकते हैं। तो अगर आप बता देते तो आप क्या होगा, विसिल ब्लोअर, आपने विसिल ब्लो कर दी अंदर चल रहे घोटाले की, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं विसिल ब्लोअर। अब विसिल ब्लोअर के का मतलब क्या हुआ, एक अटेंशन ड्रॉ करने का एक्ट जिसमें किसी अथॉरिटी पब्लिक को या फिर पब्लिक को किसी अथॉरिटी को आप जो रॉन्ग डूइंग्स हो रही हैं उसके बारे में अवगत कराएं। ये अनएथिकल एक्टिविटीज, फ्रॉड, करप्शन जैसी चीजों में यूज किया जाता है। अब इंडिया बहुत लेट है विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लाने में। यूएस में अगर आप देखेंगे तो पिछले 60-70 साल से उनका विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट चल रहा है और बहुत स्ट्रेंथेंड है। भारत में आज भी विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो ठीक से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो इसी चीजों में यहाँ पे देखा गया है कि विसिल ब्लोअर कौन हो सकता है। तो कोई करंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, आप कंपनी छोड़ देते हैं उसके बाद भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, फॉर्मर एम्प्लॉय भी हो सकता है, डायरेक्टर, ऑफिसर, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो कंपनी से रिलेटेड है। इनफैक्ट कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कंपनी से रिलेटेड नहीं है, उसे किसी थर्ड पर्सन से पता चला, आपको किसी आपके दोस्त ने बताया कि मेरी कंपनी में ऐसा होता है, तो आपने कहा ये तो बड़ी अनएथिकल प्रैक्टिस है, तो करप्ट प्रैक्टिस है, तो होना नहीं चाहिए, तो आप भी कंप्लेन कर सकते हैं। ये है विसिल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। ये एक्ट हम लेके आए थे 2014 में। अच्छा, ये तो हो गई विसिल ब्लोअर करने का तरीका, विसिल ब्लो करने का तरीका। अब आपने विसिल ब्लो कर दी, जान को खतरा हो गया, ठीक है, अब आपकी प्रोटेक्शन की बात हो रही है, तो उसके लिए सरकार 2014 में एक एक्ट लेके आती है। वो कहती है अगर कोई भी पर्सन विसिल ब्लो करता है तो उसको हैरेसमेंट से बचाया जाएगा, सरकार की ड्यूटी होगी। साथ ही साथ एक ब्रॉड डेफिनेशन विसिल ब्लोअर की दी गई कि कौन कौन पर्सन विसिल ब्लोअर है, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे ये सारी चीजें विसिल ब्लोअर एक्ट के बारे में। तो सर हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब यही कह रहे थे कि बहुत समय हो गया विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को आए हुए, फिर भी अब ये स्ट्रेंथन नहीं है, इसे और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। अगर हम बात करें डिस्क्लोजर की, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में आप डिस्क्लोजर कर सकते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। ये आर्म फोर्सेस पे अप्लाई नहीं होता, याद रखने वाली बात है, आर्म फोर्सेस पे अप्लाई नहीं होता। और विसिल ब्लो आप राइटिंग से, चिट्ठी लिख के या ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। इनफैक्ट 2013 में जब स्टॉक मार्केट के पीछे स्कैम्स के चलते, सत्यम स्कैम के चलते, सरकार 2013 में एक नया कंपनीज एक्ट लाई थी और स्ट्रेंथेंड कंपनीज एक्ट लाई थी, तो उसमें विसिल ब्लोइंग मैंडेटरी कर दिया था। उसमें सरकार ने कहा कि अगर लिस्टेड कंपनी में, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी है, तो उसको विसिल ब्लोइंग कंप्लेंट्स के लिए एक ऑडिट कमिटी बनानी चाहिए। तो जैसे ही कोई विसिल ब्लो होती है कंपनी में और वो कंपनी रजिस्टर्ड है, वो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे, तो फिर वहां पे आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एक ऑडिट कमिटी द्वारा। तो ऑडिट कमिटी जो है वो नेसेसरी कर दी गई। आगे हमें देखना है वन नेशन वन राशन कार्ड। अब वन नेशन वन राशन कार्ड के केस में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे राशन कार्ड होल्डर्स हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, दूसरे स्टेट में जाके रहने लग जाते हैं, तो उनको वहां राशन फैसिलिटी नहीं मिलती। तो ये पोर्टेबिलिटी वाली बात एक तो आ गई। साथ ही साथ अगर आपका राशन कार्ड बिहार का और आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो आप वहां जाके 50% आपके एलोकेशन का राशन का फायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ एक 17 स्टेट्स हैं जिन्होंने पोर्टेबिलिटी स्कीम भी शुरू कर दी है कि आपका एक जगह राशन कार्ड बना हुआ है, आप दूसरे स्टेट में परिवार जाके रह रहे हैं, पूरी फैमिली माइग्रेट कर गई है, तो फिर आप अपना राशन कार्ड वहां पोर्ट कर सकते हैं। ये स्कीम अभी चल रही है, ओवर द टाइम पूरे कंट्री में आपको पोर्टेबिलिटी जो है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देखते हैं ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के चलते आपको फ्री राशन दिया जाता है, वितरण किया जाता है। आगे हमें देखना है ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में। देखो किसने लॉन्च किया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मिनिस्ट्री पंचायती राज ने लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। आइडिया क्या है, ई गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना पंचायती राज पे, ठीक है, पंचायत लेवल पे। साथ ही साथ एक ट्रांसपेरेंसी लाना, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करना, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करना और वर्क बेस्ड अकाउंटिंग करना। मतलब पूरा पंचायत का कार्यभार जो है वो इस पोर्टल पे चला जाएगा। मंत्रालय भी बैठ के देख लेगा, सबको पता चल जाएगा कि अच्छा ये पंचायत कैसे काम कर रही है। ये एक सिंगल विंडो होगी पंचायत की इंफॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए। इसमें सारी डिटेल्स होंगी, पंचायत पे कितने फाइनेंसेस हैं, कितने फंड्स आने वाले हैं, कितने फंड्स आ गए हैं, कौन सा फंड कहाँ खर्च हुआ, पंचायत ने कौन कौन से डेवलपमेंटल वर्क लिए, ग्राम पंचायत ने किस किस तरह से क्या क्या काम किया, क्या प्लानिंग करने जा रहे हैं, क्या आगे करेंगे, सारी चीजों का ब्यौरा जो है वो आपको ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे मिल जाएगा।
एक और आता है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI 2020। ये एक डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। इसको डेवलप किया है नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक अफेयर्स सेंटर, एक थिंक टैंक है, पैक ने इसको डेवलप किया है। अब आइडिया देखो क्या है, ये गवर्नेंस को एनालाइज करता है कि अलग अलग राज्यों में गवर्नेंस कैसी चल रही है, उसके आधार पे ये इंडेक्स में उनकी रैंकिंग करता है। इससे स्टेट्स को ये पता चल जाता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन। ये देखता है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप कहाँ हैं, इक्विटी में कहाँ हैं, ग्रोथ में कहाँ हैं, तो इन सब चीज़ों में देखता है स्टेट कहाँ स्टैंड करता है। अभी इसने जो डेटा निकाला उसमें केरला, तमिलनाडु, आंध्रा टॉप 3 हैं सदर्न स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार बॉटम 3 हैं। साथ ही साथ अगर हम स्मॉल कैटेगरी स्टेट्स की बात करें तो गोवा और मणिपुर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और चंडीगढ़ जो है वो बेस्ट यूटी की तरह इमर्ज होके आया है। एक और इंडेक्स है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, याद रखिएगा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, इस तरह के इंडेक्सेस आते रहते हैं। अब ये यूजीआई कौन देता है, ये भी एक एनजीओ देती है, प्रजा फाउंडेशन। ये देखती है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में यानी अर्बन एरियाज में जो म्यूनसिपैलिटीज हैं उनको कितनी एम्पावरमेंट हुई है, या उनके चलते लोगों को कितना एम्पावरमेंट मिला है। इसमें ये कहा गया है कि ओडिशा बहुत अच्छा कर रहा है जब बात आती है म्यूनसिपैलिटी की, मणिपुर नागालैंड बहुत खराब कर रहे हैं जब बात आती है म्यूनसिपैलिटी की। देखो मणिपुर नागालैंड में पंचायत स्ट्रांग है, म्यूनसिपैलिटीज उतनी स्ट्रांग नहीं है। साथ ही साथ इंडेक्स ने यह भी देखा कि किसी भी स्टेट ने 18 फंक्शंस को अभी तक पूरी तरह से कंप्लीटली डिवॉल्व नहीं किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि शेड्यूल 12 में कुछ फंक्शंस थे जो स्टेट को ट्रांसफर करने थे म्यूनसिपैलिटी में, शेड्यूल 11 वाले पंचायती राज को करने थे, शेड्यूल 12 वाले म्यूनसिपैलिटी को करने थे। तो अभी तक 18 फंक्शंस नहीं किए गए, शेड्यूल 11 में 19 फंक्शन, शेड्यूल 12 में 18 फंक्शंस। अभी तक स्टेट्स जो हैं इस काम को पूरा नहीं कर पाई। 25 साल जो हैं पंचायती राज के हो चुके हैं, तो ये चीज़ इस बार इम्पॉर्टेंट भी है। और यूजीआई जो है ये बताता है कि गवर्नेंस कैसे स्ट्रेंथन हो पाएगी जब तक आप पंचायतों को या फिर अर्बन लोकल बॉडीज को यानी म्यूनसिपैलिटीज को पावर नहीं देंगे। इंडिया पोस्ट ने 5 स्टार विलेज स्कीम को लॉन्च किया है। क्या है ये? एक फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम है रूरल एरियाज में। ठीक है, तो रूरल एरिया के कवरेज को बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट देश भर में कवरेज को करने के लिए 5 स्टार विलेज स्कीम लेके आया है। इसमें सेविंग अकाउंट खोलेंगे, सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स खोलेंगे, पीपीएफ अकाउंट खोलेंगे। आइडिया है डिजिटल इंक्लूजन का और इकोनॉमिक इंक्लूजन का। तो याद रखने वाली बात है इकोनॉमिक इंक्लूजन, बैंकिंग इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब हो पाएगा इस स्कीम से। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें हो जाएंगी। साथ ही साथ एक ब्रिज बनेगा ये विलेजर्स और बैंक्स के बीच में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में। विलेजर्स जो हैं वो भी इन सारी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का बेनिफिट ले पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर एक विलेज यूनिवर्सल कवरेज कर लेता है सारी स्कीम्स का, तो उस विलेज को 4 स्टार स्टेटस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी एक विलेज में ये सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं, वहां के लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो उस विलेज को हम दे देंगे 4 स्टार का स्टेटस। ठीक है, अगर कोई विलेज 3 स्कीम पूरी करता है तो 3 स्टार, 2 स्कीम पूरी करता है 2 स्टार, सिंगल स्टार। तो आइडिया यह है इससे विलेजेस में कंपटीशन होगा कि भाई हमें भी 4 स्टार विलेज बनना है। और इस 4 स्टार विलेज के कंपटीशन में जो डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बहुत रैपिड होगा और लोग इन स्कीम्स का फायदा ले पाएंगे। तो देखिए पॉलिटी में हम इतना ही पढ़ना था। अगले सेट में हम मिलेंगे, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स देखेंगे और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।